नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग, कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। पर्यटन विभाग के 4 बड़े प्रस्ताव हुए पास। लैब टेक्नीशियन के पदों पर 25% लोगों के प्रमोशन पर भी मुहर। बांग्लादेश से भारत आए हिंदू परिवारों को राहत। योगी सरकार ने दिया घर और जमीन। 63 परिवारों की संवरी किस्मत। योगी सरकार का नया फरमान, बिना अनुमति नहीं निकाली जा सकेगी कोई भी शोभा यात्रा और जुलूस। नए स्थानों पर लाउड स्पीकर लगाने की भी नहीं होगी अनुमति। शांति सौहार्द का लिया जाएगा शपथ पत्र। यूपी के देवरिया में दिखा रफ्तार का कहर। रोडवेज बस और बोलेरो की टक्कर। हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। तिलक समारोह से लौटते समय हुआ हादसा। बाराबंकी में बदमाशों का आतंक। गला रेतकर की अधेड़ की हत्या। नहर किनारे कार में शव छोड़कर हुए फरार। प्रॉपर्टी से जुड़ा बताया जा रहा मामला। जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पर्यटन विभाग के 4 बड़े प्रस्ताव पास हुए हैं। लैब टेक्नीशियन पद पर 25% लोगों को प्रमोशन मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें लैब टेक्नीशियन सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है लखनऊ से हमारे संवाददाता दीपक पांडे। दीपक, कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या कुछ अहम जानकारी इस बैठक को लेकर? दीपक, योगी कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक से निकलकर सामने आई है? जी आशीष, बता दें जिस तरह से आज यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें तमाम फैसले लिए गए हैं। जिस तरह से आपको बता दें 25% असिस्टेंट प्रमोशन पे जो लैब असिस्टेंट थे उनको प्रमोट किया गया और 75% सीधी भर्ती के लिए जाएंगे। और पर्यटन विभाग के 4 बड़े प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी। वहीं बात की जाए पर्यटन विकास के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मंजूरी। आगरा, मथुरा और प्रयागराज में हेलीपैड पोर्ट बनाए जाएंगे। लखनऊ में एनसीडीसी दिल्ली की शाखा स्थापित होगी। गोपन विभाग में एसीएस पद पर स्थापना को अनुमोदन किया गया। इंसास राइफल खरीद को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। और साथ ही साथ लखनऊ में रमाबाई स्थल पर हेलीपोर्ट स्थल बनेगा। और बात की जाए जिंदगी जो चौड़ीकरण मार्गों का चौड़ीकरण भी कराया जाएगा। और साथ ही साथ किसानों को भी साधा गया है। तमाम मुद्दे हैं जो कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित किए गए हैं। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दीपक पांडे, जिन्होंने बताया कि
योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बांग्लादेश से 1970 में आए बंगाली हिंदू परिवारों का 38 वर्षों से चल रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ स्थित लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में इन परिवारों को घर और खेती की जमीन के पट्टे दिए हैं। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में इन्हें पट्टे दिए गए हैं। खेती के लिए हर परिवार को 2 एकड़ और आवास के लिए 200 मीटर जमीन दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए मकान बनाने के लिए भी दिए गए हैं। हर घर को एक शौचालय भी बनाकर दिए जाएंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 1970 में करीब 407 परिवार उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश में आए थे। तब उन्हें मेरठ के हस्तिनापुर में एक सूत मिल में नौकरी दी गई थी। 1984 में वो सूत मिल बंद हो गई है। अब 63 परिवारों के व्यवस्थित पुनर्वास की कार्य योजना को लागू कर दिया गया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विभाग के राजस्व विभाग के राज्य मंत्री श्री अनूप प्रधान जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री दिनेश खटीक जी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री मुकुल सिंघल जी, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज एवं राजस्व श्री मनोज कुमार सिंह जी, सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री रणवीर प्रसाद जी, आयुक्त ग्राम्य विकास श्री वीके सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण, 63 बंगाली हिंदू परिवार से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। अड़तीस वर्षों की आपकी जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा दूर हुई और इन सभी 63 परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास और शौचालय यह स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद तमाम राज्यों की सरकारें सतर्क हो गई हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब बिना अनुमति के कोई भी शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे। इसी सिलसिले में यूपी सरकार की ओर से एक आदेश जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि शोभा यात्रा निकालने से पहले आयोजकों से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सिर्फ उन्हीं धार्मिक जुलूसों को अनुमति दी जाएगी जो पारंपरिक हों। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी। इस हिंसा मामले में पुलिस अब तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस हिंसा में शामिल 2 नाबालिगों को भी डिटेन किया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। घटना जिले के रुद्रपुर गौरी बाजार रोड पर पननाहा और इंदुपुर के बीच की है, जहां तिलक समारोह से लौट रही बोलेरो रोडवेज की अनुबंधित बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। वहीं रोडवेज बस भी इसके बाद पलट गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने
क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो वहीं कुछ गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश कोविड-19 महामारी के समाप्त होने तक की अवधि के लिए लागू रहेंगे। यह छुट्टी कैलेंडर वर्ष में दिए गए आकस्मिक अवकाश से अतिरिक्त होगी और किसी साधारण छुट्टी के साथ संयोजित करके भी स्वीकृत किए जा सकती है। निर्देशों के अनुसार कोविड पॉजिटिव कर्मचारियों को 1 माह तक विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर अधिकतम 21 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा। लक्षण विहीन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी 1 माह का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकेगा। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन घोषित होने तक कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। 1 महीने से अधिक होने पर रजिस्टर्ड एलोपैथिक मेडिकल द्वारा प्रमाण पत्र देना होगा। विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा 1 से अधिक अवसरों के लिए भी मान्य होगी। कोविड और अन्य बीमारी से पीड़ित मरीजों को चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अलग से अवकाश देने के भी निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी में स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का मंगलवार को कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में होने वाला सर्वे कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। यह निर्णय जिला प्रशासन द्वारा सर्वे के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी के बाद लिया गया है। जिला प्रशासन ने अपनी अर्जी में कहा कि इस सर्वे से परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भंग हो सकती है। फिलहाल कोर्ट ने 20 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के लिए निश्चित किया है, जिसके बाद इस सर्वे पर फैसला आएगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में श्रृंगार गौरी को नियमित दर्शन के लिए सौंपने और 1991 के पूर्व की स्थिति की तरह बिना रोक टोक के पूजा अर्चना के साथ आदि विश्वेश्वर परिवार के सभी विग्रहों की यथास्थिति में रखने की याचिका पर सुनवाई चल रही है। बाराबंकी में बदमाशों का आतंक जारी है। जिले के जैतपुर में एक अधेड़ की हत्या का मामला सामने आया है। बदमाशों ने नहर किनारे कार में शव को छोड़कर वो फरार हो गए। अधेड़ की गला रेतकर हत्या की गई है। सूचना पाकर मंगलवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने लॉक तोड़कर शव को बाहर निकाला। शव खून से लथपथ था। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कार पर भाजपा का झंडा भी लगा हुआ है। शव की पहचान लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के रुदही निवासी जगतपाल के रूप में की गई है। प्राथमिक जांच में मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसके विवाद में हत्या की बात सामने आई है। तो वहीं फिलहाल पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। सूचना मिली कि थाना जैतपुर क्षेत्र में एक सफारी गाड़ी जिसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी है। इस सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस और सभी उच्च अधिकारीगण फील्ड यूनिट के साथ डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन करने के लिए बहुत गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं, लोकल्स हैं, उनसे भी इस बारे में जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इस व्यक्ति को किसी ने धारदार हथियार से मारा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है और मृतक की जो है वो पहचान भी कर ली गई है। ये जगतपाल हैं जो बख्शी का तालाब लखनऊ के रहने वाले हैं। इनके परिवार को सूचना दी जा रही है और इस घटना में जो भी शामिल व्यक्ति हैं, जो प्रथम दृष्टया पुलिस को कुछ लीड्स मिली हैं, उनके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और 3 टीमों का गठन करके जल्द ही इस घटना के पीछे जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत के सोनगढ़ी थाना क्षेत्र में गैस चौराहे पर एक दुकान में अचानक आग लग गई, जो धीरे धीरे काफी तेज लपटों में तब्दील हो गई। वहीं दुकान से आग की लपटों को निकलते देख किसी स्थानीय लोगों ने सोनगढ़ी पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाने का प्रयास किया। साथ ही दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है।
प्रयागराज में मनोरम तट पर स्थित श्री गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के मार्गदर्शन में संचालित शिव गंगा आश्रम में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हर वर्ग आयु के लोगों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण कुशल आचार्यों के माध्यम से दिया जा रहा है। संयोजक और प्रभारी सुरेश महाराज ने बताया कि प्रकल्प शिविर भविष्य में भी गुरुदेव के आशीर्वाद से होते रहेंगे, जिसमें वैदिक गणित और प्राचीन विज्ञान प्रमुख रूप से शामिल होंगे। मैं धीरज मिश्र शांडिल्य लक्ष्मणपुरी से आया हूं आपके बीच में। मैं आदित्य वाहिनी लक्ष्मणपुर परिक्षेत्र का जो है प्रभारी हूं और हमारा कार्य है बच्चों को मार्शल आर्ट, भारतीय मार्शल आर्ट है अजय विद्या, उसमें प्रशिक्षित करना। यह 10 संधि प्रहार विधा पर आधारित है। शरीर की 10 संधियों को टारगेट करके हम जो है प्रहार करना सीखते हैं, उनको लक्ष्य करके हम प्रहार करते हैं। परम पूज्य पुरी शंकराचार्य जी महाभाग के निर्देशानुसार, जैसा कि उन्होंने कहा है कि आगामी 3.5 वर्षों में भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में यहाँ पे इसको घोषित करने की उनकी योजना है और उन्होंने घोषणा कर भी दी है कि आने वाले समय में भारत को अगले 3.5 वर्षों में हिंदू राष्ट्र के रूप में ख्यापित किया जाएगा। इसी संदर्भ में भारत में आदित्य वाहिनी जो हमारा संगठन है, विभिन्न स्थानों पर जो है आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जो गुरुदेव का भूगर्भ मार्ग है, जिसे हम कह सकते हैं सेवा और सेना का प्रकल्प। आदित्य वाहिनी को 3 भागों में नभो मार्ग, भूमार्ग और भूगर्भ मार्ग के रूप में गुरुदेव ने 3 विधाएं दी हैं। तो इसमें हमको एक ऐसे युवाओं का एक ऐसा संगठित युवाओं का एक ऐसा समूह तैयार करना है जो आवश्यकता पड़ने पर सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अब उनकी रक्षा कर सके, इतना सबल हो सके कि वो अपनी भी रक्षा कर सके, अपने परिवार की रक्षा कर सके, अपने समाज की रक्षा कर सके, अपने लोगों की रक्षा कर सके, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सके और सबसे ऊपर अपने धर्म की रक्षा कर सके। वर्तमान समय में भारत विभिन्न प्रकार की विसंगतियों से जूझ रहा है। जैसा कि हम देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे युवा जो हैं दिग्भ्रमित हैं, वो रोजगार की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उनसे निपटने के लिए भी मार्शल आर्ट का एक बहुत बड़ा अहम प्रशिक्षण। महाराजगंज के नौतनवा का बनारसिया कला देवदह गांव, जो भगवान बुद्ध का ननिहाल माना जाता है, यहां जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल से पुरातात्विक स्थलों का नवीनीकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी के अथक प्रयासों के चलते गौतम बुद्ध के ननिहाल को फिर से सजाया और संवारा जा रहा है। डीएम ने बताया कि गांव के विकास से यह पर्यटन स्थल बनेगा, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, महाराजगंज ज़िले के नौतनवा तहसील में बनरसिया कला में महात्मा बुद्ध के ननिहाल देवदाह स्थित है और यहाँ पे महामाया और महाप्रजापति गौतमी के स्तूप हैं बने हुए। पूर्व में आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा यहाँ उत्खनन का भी कार्य किया गया है। वर्तमान में उस स्थल को हम लोग विकसित करते हुए जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं और अन्य जो हमारे टूरिस्ट हैं उनके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। अभी वहाँ शासन के द्वारा एक यात्री निवास स्थल स्वीकृत किया गया है, जो कि टेंडर के प्रोसेस में है। जल्दी उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय फंड्स को उपयोग करते हुए वहाँ जो दोनों हमारे स्तूप हैं, वहाँ पर जो परिक्रमा के मार्ग होता है, वहाँ जो अप्रोच रोड है, वहाँ अन्य प्रकार की जो सुविधाएँ हैं उसको विकसित किया जा रहा है। और जल्द ही हम देखेंगे कि जो हमारे कुशीनगर के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो लोग भी वहाँ पर आकर जो है उसका भ्रमण करेंगे। उनसे भी राय मशवरा किया जाएगा किस प्रकार से इसको और आगे लेकर हम लोग चल सकते हैं। फिर इसके बनने के बाद टूरिज़्म को किस तरह से बढ़ावा मिल सकेगा और आसपास के जो स्थानीय गांव हैं वहाँ पे क्या कुछ अलग दिखेगा? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु अन्य देशों से जो है हमारे देश में आते हैं। वो कुशीनगर लुम्बिनी जाते हैं और कुशीनगर और लुम्बिनी के बीच के रास्ते में ही जो है ये हमारा देवदाह और रामग्राम दोनों ही स्थल जो महाराजगंज के हैं वो पड़ते हैं। बड़ी संख्या में टूरिस्ट अगर आएंगे तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होगा और न केवल बौद्ध भिक्षु बल्कि अन्य जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ये पर्यटन स्थल जो है हमारे लिए विकसित होगा। गांव में बहुत ही अच्छी चर्चा है, बहुत ही पॉजिटिव है और जिलाधिकारी महाराजगंज जी के प्रयास से जो है ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, तो गांव में भी बहुत खुशी का माहौल है और जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उससे सारे लोगों का स्तर भी अच्छा होगा
और उस मतलब क्षेत्र में जितने क्षेत्रवासी हैं वो भी बहुत खुशी की लहर है उसमें। जैसे देखा गया है कि और जैसे बौद्ध स्थल हैं, जैसे कुशीनगर है और ऐसे लुम्बिनी है, इसी तरीके से विकास होगा तो यहाँ पे रोजगार के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, होटल्स वगैरह खुलेंगे और बहुत सारी मतलब रोजगार पैदा होंगे यहाँ पे, तो स्थानीय लोगों को भी जो है बेरोजगारी से छूट मिलेगी। शासन ने जो निर्णय लिया विकास का, क्या कहेंगे इस निर्णय पे आप? ये बहुत ही अच्छा है, मुख्यमंत्री जी की पहल पे बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है और इतने दिनों से ये पड़ा हुआ था, 50 साल से वीरान कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री जी की पहल की वजह से जो है इस पे ध्यान दिया गया है और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। ये है उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज जिला। महाराजगंज जिला जो एकदम भारत नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। इस ज़िले की अपनी एक अलग पहचान है। यह ज़िला यूपी में काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला माना जाता है क्योंकि नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। आपको बता दें भारत नेपाल जो एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हैं। इस वक्त हम खड़े हैं महाराजगंज जिले के नौतनवा तहसील क्षेत्र के बनरसिया कला देवदह स्थित। आपको बता दें देवदह जो पूरे विश्व में ये जो शब्द है देवदह ये प्रख्यात है। यहाँ कभी भगवान बुद्ध का ननिहाल हुआ करता था। वो भगवान बुद्ध जिन्होंने पूरी दुनिया में अहिंसा का पाठ पढ़ा, जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य की जानकारी दी, वो देवदह जो भगवान बुद्ध का ननिहाल हुआ करता था, लेकिन वो देवदह अपनी पहचान आज लगभग खो बैठा था। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपको पूरा प्लाट दिख रहा है, ये एक समय था जो जहाँ पे भगवान बुद्ध के जो नानी नाना थे उनका राजमहल यहाँ पे हुआ करता था। यहाँ पे एक दो तालाब थे, यहाँ पर एक दो छोटे छोटे स्तूप हैं जो महामाया गौतमी उनकी नानी हैं, उनका स्तूप बना हुआ है। अब जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यहाँ पे विकास कार्य में जुड़ गया। आपको बता दें अब जो देवदह है उसके दिन बहुरने वाले हैं। अब देवदह एक बार फिर से सजने संवरने को तैयार है और अपनी जो एक छवि है, अपनी जो एक कहानी है उसको पूरे विश्व स्तर पर रखने के लिए तैयार है। आपको बता दें जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के प्रतिनिधित्व में यहाँ पर एक यात्री निवास बनाया जा रहा है। जो पूरे विश्व से बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पे रुक सकेंगे। साथ ही साथ जो टूरिज्म आएंगे वो भी इस यात्री निवास में रुक सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो दो स्तूप है महामाया मौसी और महामाया गौतमी का, उसको भी डेवलप किया जा रहा है। उसके किनारे अप्रोच बनाया जा रहा है और यात्री मार्ग बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब देवदह के दिन बहुरने वाले हैं और इसको टूरिज्म प्लेस के तौर पे जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं काम भी यहाँ पे लगभग शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं देवदह का विकास हो जाने के बाद महाराजगंज जिला पूरे भारत में एक अलग छवि के एक अलग नाम से अब जाना जाएगा और ज़िले का भी एक अलग नाम होगा और एक अलग सी छवि जो है वो दिखने लगेंगी। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है महाराजगंज के जिलाधिकारी को जाता है, जिन्होंने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो देवदह की कहानी है वो पूरे विश्व के सामने रखने का प्रयास किया। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से और यहाँ के जिला प्रशासन से जानते हैं कि क्या कुछ खास होगा यहाँ का विकास हो जाने के बाद और टूरिज्म के माध्यम से टूरिज्म के मामले में किस तरह पे यहाँ पे विशेष नज़ारे आगे भविष्य में देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं A1 टीवी संवाददाता महाराज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।